कहानी तिलक योगी भाग 6। तिलक मानसिक रूप से पुनः प्रश्न करता है, क्या इसके लिए हमें योग मुद्रा में इसी तरह बैठना होगा? योगी: योग अर्थात जुड़ना। इसके लिए कोई विशेष मुद्रा अनिवार्य नहीं है। कहीं भी किसी भी स्थान पर जैसे भी जिसमें तुम्हारा ध्यान शरीर की किसी असहजता पर ना जाए, उस अवस्था में योग कर सकते हो। तिलक: तो क्या हमारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण पूर्ण हुआ? योगी: नहीं, योग के अगले स्तर का परिणाम है भौतिक वस्तुओं को अपनी ऊर्जा से प्रभावित करना, अर्थात किसी वस्तु को बिना छुए एक स्थान से अलग कर देना या स्थान परिवर्तन कर देना। इसके लिए तुम्हें अपना पूरा ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना होगा। इसके लिए एकाग्रता आवश्यक है। अब धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर तुम्हारी दाहिनी ओर रखे उस खाली गिलास पर ध्यान केंद्रित करो। तिलक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इतनी देर आंखें बंद रहने के कारण उसे नाइट बल्ब की रोशनी भी तेज लगती है। कुछ समय में स्थिति सामान्य होने पर वह दाहिनी ओर देखता है तो उसे खाली गिलास दिखाई देता है। वह उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है। लगभग 10 मिनट के बाद उसे योगी की आवाज़ सुनाई देती है। ध्यान को गिलास पर केंद्रित किए हुए ही विचार करते रहो कि जहाँ भी अब तुम्हारी नज़र जाएगी उस ओर वह गिलास भी तुम्हारी ऊर्जा से बनकर जाएगी। तिलक ने पूर्ण विश्वास और दृढ़ता का परिचय देते हुए प्रयोग को जारी रखा। अविश्वसनीय तरीके से गिलास उठकर तिलक के सामने आकर रख गई। तिलक के मन में विचारों का द्वंद्व छिड़ गया। क्या इस आधुनिक युग में ये संभव है? यदि ये मेरे साथ नहीं हो रहा होता तो मैं इसे कभी भी नहीं मानता। जैसे ही तिलक विचारों से घिरता है वैसे ही उसे सब कुछ सामान्य होते हुए अनुभव होता है। वह चारों ओर देखता है लेकिन उसे सब कुछ साधारण ही दिखाई देता है। अब उसे कोई आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। क्या योगी चले गए? क्या हमारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण पूर्ण हुआ? बिना बताए ही योगी इस तरह से क्यों चले गए? तिलक ने मन में ही सोचा। तिलक को पुनः योगी की बात याद आई। जैसे ही तुम अपना विश्वास खो दोगे तुम साधारण हो जाओगे। ओह, मुझसे गलती हो गई, मैंने फिर से शक किया। तिलक ने सोचते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंख से अनायास ही अश्रु बह निकले। कुछ ही देर में तिलक आंखें बंद करके अपनी गलती पर अपने को दोषी मानकर बैठा था। योगी: हम यहीं थे तिलक, लेकिन तुम हमें अपने अविश्वास के कारण महसूस नहीं कर पा रहे थे। तिलक ने मानसिक वार्तालाप पुनः आरंभ कर दी। क्या मैं आपको अपना गुरु मान सकता हूं? योगी: हमने तो तुम्हें शिष्य मानकर शिक्षा भी देनी प्रारंभ कर दी है तिलक। ये सभी साधना के परिणाम हैं जो कई वर्षों की साधना के उपरांत भी मुश्किल से ही मिल पाते हैं। किंतु सृष्टि को तुम्हें इतना सब कुछ इतनी जल्दी देने का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होगा। संसार में कुछ नकारात्मक शक्तियां अपना वर्चस्व फैलाने के लिए तेजी से प्रयास कर रही हैं। हम तुम्हारे मस्तिष्क में देख सकते हैं कि तुम्हें कुछ ही समय पूर्व पास के गांव में हुई घटना की जानकारी हुई है।
वह भी इसी नकारात्मक शक्ति का ही प्रभाव है। हमें ऐसा लगता है कि तुमको एक ज्ञान और होना चाहिए। ध्यान से सुनो। समय का अपना नियम है और प्रकृति का अपना। समय एक निर्धारित गति से चल रहा है, जबकि प्रकृति अपने कार्यों को अपने अनुसार करती है। प्रकृति संतुलन बनाए रखना है। एक ही निर्धारित समय में एक व्यक्ति अप्रतिम कार्यों को अंजाम दे जाता है, जबकि अन्य उसी निर्धारित समय में साधारण कार्यों को करने में भी समय की कमी का अनुभव करते हैं। विचार करने योग्य है कि समय सभी के लिए बराबर होते हुए भी सभी के लिए अलग अलग कैसे। सभी के लिए 24 घंटे हैं, लेकिन एक व्यक्ति 24 घंटे में अद्भुत कार्य कर गुजरता है, जबकि दूसरा इन्हीं 24 घंटों में समय की कमी का अनुभव करता है। आखिर ऐसा क्यों? फर्क है व्यक्ति के जागृत मस्तिष्क का। सभी के पास संरचनात्मक रूप से समान मस्तिष्क है, लेकिन किसका कितना मस्तिष्क जागृत है, परिणाम इस पर निर्भर है। समय समान गति से चल रहा है, क्रियाएं भी अपनी गति से चल रही हैं। क्रियाओं की प्रतिक्रिया देने में व्यक्ति का मस्तिष्क कितना समय लेता है, बात इस पर निर्भर करती है। तेज आती हुई वस्तु की गति समान हो सकती है, किंतु सामने खड़े एक व्यक्ति को वह वस्तु सामान्य गति से आती हुई प्रतीत होती है, या अन्य व्यक्ति को उसी गति की वस्तु उसकी ओर तेज गति से आती प्रतीत होती है। यह उसके जागृत मस्तिष्क पर निर्भर है। यह एक साधारण सा उदाहरण है। युद्ध में कोई कितना भी तेज प्रहार करे, किंतु यदि बचने वाला व्यक्ति अपनी गति को बढ़ा लेता है, तो तेज प्रहार होने पर भी वह आसानी से बच सकता है, और यह गति उसके जागृत मस्तिष्क पर निर्भर करती है। इतिहास इसे साबित करता है कि जब जब विलक्षण व्यक्ति का उदाहरण मिला है, उनका मस्तिष्क जागृत होकर ऊंचे स्तर पर पहुंचता हुआ पाया गया है। इतिहास में कई स्थानों पर ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जिनमें वार्तालाप इतने कम समय में किया गया है कि सामान्य व्यक्ति उन पलों को समझ ही नहीं पाया है। इसलिए कुछ स्थानों पर जब कहा गया है कि समय को रोककर वार्तालाप पूर्ण की गई या कुछ घटना दिखाई गई, वास्तव में समय की गति सामान्य तरीके से चलते हुए भी यदि दो वार्तालाप करने वालों का मस्तिष्क इतना जागृत हो और उसकी गति इतनी अधिक तेज हो कि कुछ ही पलों में बड़ी से बड़ी वार्तालाप पूरी कर ली जाए, या बड़ी घटना को कुछ ही पलों में पूर्ण कर लिया जाए, तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि समय की गति को रोक दिया गया और घटना घटित हो गई। ऐसे महान व्यक्तियों के मस्तिष्क जागृत हो चुके थे, जिसे योग की भाषा में कुंडलिनियों का जागृत होना कहा जाता है। तुम्हारे साथ भी ये प्रक्रिया पूर्ण की गई है, लेकिन इसमें तुम्हारे प्रयास के स्थान पर सृष्टि एवं नियति का हाथ रहा है। आज सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क के जागृत होने के परिणाम के बारे में हम तुम्हें जानकारी दे रहे हैं और उसका प्रयोग करना सिखा रहे हैं। तिलक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उस ऊर्जा रूपी हाथ को तिलक अनुभव कर सकता था। वह योगी का आशीर्वाद था। तिलक ने अपने मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन को भी अनुभव किया। तिलक हमेशा से ही महान व्यक्तियों ने सब कुछ करते हुए भी उसका श्रेय सदैव अपने से दूर रखा है। उसी तरह आप महान योगी भी मुझे पूर्ण प्रशिक्षित करते हुए भी इसका श्रेय लेने से बच रहे हैं।
सृष्टि असाधारण शक्तियाँ देते समय उसे प्राप्त करने वाले को कई दृष्टिकोण से परखती है। तुम्हें यह अचानक लगा होगा, लेकिन यह बहुत समय से चल रही एक प्रक्रिया है। तिलक: क्या हम एक बात और पूछ सकते हैं? हमें कुछ महीनों से दिखने वाले स्वप्न क्या सृष्टि की योजना के तहत ही थे या अनायास ही साधारण प्रक्रिया? योगी: सृष्टि के लिए सब कुछ सामान्य है। हाँ, तुम्हें दिखने वाले सपने इसी योजना का हिस्सा थे। उन स्वप्न के द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क को टटोला जा रहा था। उनसे तुम्हारे मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा जा सकता था। सृष्टि की योजना जिस तरह से रचित होती है, वैसी योजना किसी मानव के लिए संभव नहीं है। मानव के लिए कुछ चीज़ें या योग्यता उसके लिए असाधारण हो सकती हैं, लेकिन सृष्टि के लिए तो साधारण से भी साधारण। वास्तव में सृष्टि में सदैव से सभी के लिए अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन मानव किसी एक क्षेत्र में ही अपने को महान मानकर वहीं रुक जाता है और सृष्टि से अन्य आने वाली ऊर्जाओं से वंचित रह जाता है। आज से पहले तुम्हें भी एक बेहतरीन इंजीनियर बन जाने पर अपना जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ ऐसा अनुभव होता था। क्या अब भी तुम वही सोचते हो? तिलक अब तक ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर चुका था जिसकी उसने अभी तक कल्पना भी नहीं की थी। नहीं, हमें जो अभी प्राप्त हुआ उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं थे। आज हम पूर्ण हुए। योगी: तुम फिर वही गलती दोहरा रहे हो। हमने अभी तुमसे कहा कि सृष्टि के पास अनंत संभावनाएं हैं, फिर इसका अंत कैसे हो सकता है? कमी सिर्फ हमारे प्राप्त करने में होती है। तिलक पुनः अपने को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। योगी: बिल्कुल इसी तरह तुम कितना भी प्राप्त कर लो, लेकिन सदैव मन और विचारों से स्वयं को छोटा ही अनुभव करोगे तो बढ़ने की संभावनाएं जारी रहेंगी। तिलक ने आंखें बंद किए हुए ही दोनों हाथ जोड़ दिए, साथ ही मन और विचारों से भी योगी गुरु को नमन किया। तिलक: गुरुजी, हमें अब करना क्या होगा? और यदि हमें कुछ करने के लिए जाना होगा तो फिर ऑफिस का क्या होगा? योगी: तुम्हें शुरुआत पास के गांव में ही बढ़ रही नकारात्मक शक्तियों को रोकने से करनी चाहिए। इसके लिए न केवल सूक्ष्म रूप से बल्कि हो सकता है कि भौतिक रूप से भी तुम्हें वहां जाना पड़े। जिस दिन भी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत होगी, उस दिन का दैनिक कार्य कुछ ही समय में पूर्ण हो जाएगा। इससे तुम्हें इसकी सूचना भी प्राप्त हो जाएगी कि तुम्हारी कहीं जरूरत है। तदुपरांत तुम ध्यान करके उस स्थान और स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तिलक के जागृत हो चुके मस्तिष्क ने ऑफिस में क्या बात करनी है इसकी योजना तैयार कर ली, जिसे उन महान योगी ने तुरंत ही पढ़ लिया। तिलक: एक और प्रश्न, क्या हमें अपनी पहचान छुपा कर रखनी है? योगी: यह तुम पर निर्भर है। क्या तुम दुनिया के सामने अपने इस योगी रूप को जाहिर करने के बाद अपना साधारण जीवन जी सकते हो? यदि तुम्हें यह संभव लगता है तो इसका कोई अनिवार्य नियम नहीं है। तिलक: फिलहाल तो हमें एक ऐसी पोशाक की आवश्यकता होगी जिससे हम अपनी पहचान छिपा सकें। योगी: तो ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन ही है इसकी तैयारी करने के लिए। जिस तरह से नकारात्मकता फैल रही है, इसे इस समय ज़्यादा दिन तक बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। तिलक: ठीक है, कल रात को हम आपसे पुनः मिलना चाहेंगे।
योगी, उचित है। तिलक ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोल दिए। देर रात हो जाने के कारण उसने अपनी नींद पूरी करना ही उचित समझा। सुबह नींद खुलते ही तिलक ने घड़ी की ओर देखा तो घड़ी 7 बजा रही थी। उठकर पलंग पर बैठा तो सामने जमीन पर गिलास रखी थी। उसके दिमाग में रात की सारी घटना घूम गई। उसने मुस्कुराते हुए लंबी सांस ली, मन को स्थिर किया और अपना एक हाथ हथेली को सामने करके हवा में ऊपर गिलास की ओर उठा दिया। कुछ क्षण हाथ को स्थिर करने के बाद पूरे विश्वास के साथ साथ उसे ऊपर गोलाई में धीरे से घुमाया तो गिलास भी हाथ की दिशा के साथ साथ उड़ चली। तिलक ने ध्यान से हाथ की दिशा को टेबल की ओर घुमाया और जैसे ही हाथ की दिशा के साथ गिलास टेबल के ऊपर आया, हाथ को हल्के से नीचे किया, जिससे गिलास सफलतापूर्वक टेबल पर रख गया। तिलक ने हाथ की हथेली की मुट्ठी बनाकर हाथ को पीछे की ओर खींचकर जश्न के तौर पर हल्के से चिल्लाया, यस, और फिर हल्के से मुस्कुरा दिया। तिलक ने विचार किया कि आज बहुत से काम करने हैं, जिनमें सबसे पहला काम है ऑफिस में बॉस को अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करना और दूसरा पोशाक तैयार करना। तिलक जल्दी जल्दी तैयार हुआ, माँ से टिफिन लिया और ऑफिस पहुँच गया। आज तिलक को भरपूर जीवन शक्ति का अनुभव हो रहा था। ऑफिस पहुंचते ही विकास का रिसेप्शन से फ़ोन आया कि बॉस ने याद किया है। तिलक, मे आई कम इन सर? मिस्टर ठाकरे, यस तिलक, आओ। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी प्रोग्रामिंग के लिए हमें 3 दिन का समय मिला है। तुम हमारे सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में से एक हो, इसलिए मैं ये काम तुम्हें देना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें यदि देर रात तक रुककर भी काम करना पड़े तो भी इससे पीछे मत हटना। काम मायने रखता है, समय नहीं। तिलक को ऐसे लगा जैसे कि नियति ने बात करने का मौका तिलक की झोली में डाल दिया है। तिलक, सर मैं भी आपसे यही बात करना चाहता था। मिस्टर ठाकरे, क्या? तिलक, यही कि काम मायने रखता है, समय नहीं। मिस्टर ठाकरे, मतलब? तिलक, सर जितना काम कोई अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिन भर में कर सकता है, यदि हम आपको वो काम करके दे दें तो क्या फिर हमें उसके बाद ऑफिस में पूरे समय तक बैठने की आवश्यकता नहीं होगी? ये सिर्फ हम अपने लिए बात कर रहे हैं। मिस्टर ठाकरे आश्चर्य से, यानी तुम दिन भर का काम कम समय में करके घर जाना चाहते हो? तिलक, हम अपना काम यहाँ पर घर में या कहीं भी कम समय में करके आपको देंगे और उस समय की पूरी जिम्मेदारी भी और उस काम की भी पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। यदि किसी समय आपको लगता है कि इस शर्त के कारण आपको नुकसान हो रहा है तो उसी दिन आप हमें इसके लिए मना कर सकते हैं। मिस्टर ठाकरे परिस्थिति को देखते हुए बोले, ठीक है, लेकिन हमारे ऑफिस में ऐसा पहला केस होगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक अच्छा कर्मचारी खो दें। लेकिन फिर भी हम तुम्हारे किए जाने वाले काम पर नज़र रखेंगे और तुम्हें मैं जो भी प्रोजेक्ट दूंगा उसके साथ उसकी टाइम लिमिट भी बताऊंगा। उतने समय में वो प्रोजेक्ट हाई क्वालिटी के साथ तुम्हें करना होगा। तिलक, आई एम एग्री सर, हम तैयार हैं, क्योंकि जो भी काम आप देंगे उससे ऑफिस के अलावा हम घर पर लैपटॉप पर इंटरनेट से रिमोट एक्सेस के जरिए पूरा करेंगे। तिलक ने योगी की बातों का ध्यान रखते हुए मैं के स्थान पर हम का उच्चारण किया। मिस्टर ठाकरे, तो ठीक है, आज से तुम नौकरी के स्थान पर प्रोफेशनल की तरह इस कंपनी में काम करोगे, लेकिन तुम्हारी सैलरी में कोई अंतर नहीं आएगा। तिलक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें ये फाइल दे दीजिए, हमें इसे कब तक पूरा करना है ये भी बता दीजिए। मिस्टर ठाकरे, आज सहित 2 दिनों में यानी परसों सुबह तक इसकी प्रोग्रामिंग कंपनी के सर्वर में होनी चाहिए।
बॉस के अभी अभी 3 दिन के समय को कम करके 2 दिनों में बदलने पर तिलक हल्का सा मुस्कुरा दिया। मिस्टर ठाकरे तिलक की मुस्कुराहट को समझते हुए बोले, असल में एक दिन मुझे भी चाहिए उसे चेक करने के लिए। क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देने के लिए 3 दिन का समय मिला है। तिलक, जी बिल्कुल सर, आपको सुबह परसों तक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तिलक ने हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन किया और चैम्बर से बाहर चला गया। तिलक ने सुरेंद्र को अपनी नई शर्तों से अवगत कराया, जिस पर सुरेंद्र ने इसे उसकी मूर्खता का नाम दिया, क्योंकि ऐसा करके वह उसको मिलने वाले प्रत्येक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी स्वयं पर ले रहा था, जबकि सामान्य परिस्थितियों में पूरा समय ऑफिस में रहने के बाद भी यदि प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो पाता है तो भी किसी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन तिलक को योगी और सृष्टि पर पूर्ण विश्वास हो चुका था। इसे यह एक वरदान नजर आया। पिछले लगातार 3 घंटों की मेहनत के बाद तिलक ने लगभग 75% काम पूरा कर लिया था। उसका विश्वास जीत गया था। पिछले दिवस की तरह ही उसे प्रोग्रामिंग आसान लग रही थी, वैसे ही आज भी उसका दिमाग काम कर रहा था। तिलक ने कंप्यूटर पर अपने लिए पोशाक की डिज़ाइन बनाना प्रारंभ की। कुछ ही देर में मेहनत के बाद आखिरकार उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पोशाक की डिज़ाइन बनकर तैयार थी। कुर्सी पर पीछे हुए टिके तिलक ने स्क्रीन की ओर निहारा। पोशाक एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट पर दिखाई दे रही थी। तिलक ने फिर से उस पोशाक को रिव्यू किया। काले रंग के शॉक्स शूज, काले रंग का पैंट, सफ़ेद रंग की टी शर्ट विद कैप और दस्ताने, सफ़ेद रंग का लंबा कपड़ा जिसमें काले रंग के सिल्क के कपड़े की बॉर्डर है, जिससे कैप के अंदर चेहरे को ऐसा ढका गया है कि 2 काली बॉर्डर के बीच से सिर्फ आंखें ही दिखाई देंगी। आंखों पर लगाने के लिए नीले रंग के लेंस का चुनाव किया गया था। तिलक को कुछ कमी लगी तो उसने कंप्यूटर माउस की सहायता से टूल्स में से एक लाल रंग का ब्रश लिया और उस पोशाक के माथे वाले हिस्से जिसमें सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ था उसमें लाल रंग का तिलक लगा दिया। अब यह पूरा हुआ। अनायास ही तिलक के मुंह से शब्द निकल गया। आगे की प्रक्रिया के लिए उस पोशाक बनाने वाले सॉफ्टवेयर में उसने उस पोशाक के कपड़े की मात्रा, साइज की डिज़ाइन प्रिंटर से निकाले और अपने बैग में रख लिए। तिलक, सुरेंद्र मैं जा रहा हूँ, बॉस पूछे तो बता देना। सुरेंद्र, लंच का समय हो गया है, लंच तो करता जा, और काम कब करेगा? तिलक, काम घर पर आराम से बैठकर कर लूँगा, कल मिलकर बात करते हैं। तिलक ने जल्दी से अपना कंप्यूटर शट डाउन किया, बैग उठाया और ऑफिस से बाजार की ओर निकल गया। रास्ते में तिलक ने अलग अलग दुकानों से अपनी ज़रूरत के अनुसार पोशाक क्रय की। पोशाक ऐसी थी जो कि आसानी से मिल सकती थी, सिवाय चेहरे के हिस्से की पोशाक। चेहरे के लिए तिलक ने सफ़ेद कपड़ा और बॉर्डर के लिए काला सिल्क का कपड़ा एवं उसी कपड़े में माथे के स्थान पर लगाने के लिए लाल मखमली कपड़ा ले लिया, जिससे घर जाकर वह आसानी से अपनी ज़रूरत की डिज़ाइन जो उसने कंप्यूटर से तैयार कर ली थी बना सकता था। अंत में चश्मे वाले शोरूम से नीले लेंस लिए। शाम को 5:30 बज चुके थे। तिलक सभी सामग्री लेकर घर पहुंच गया। फ्रेश होने के बाद तिलक अपने कमरे में चला गया। अब आखिरी काम था सफ़ेद कपड़े पर काले कपड़े की बॉर्डर और लाल कपड़े से तिलक लगाना। तिलक ने स्टोर रूम से सिलाई मशीन निकाली और चेहरे की पोशाक तैयार कर ली। रात का खाना खाकर और कुछ देर माँ से साधारण बात करने के बाद तिलक अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। कमरे में जाकर तिलक ने चटाई बिछाई और योग मुद्रा में आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर बाद, योगी, अच्छा प्रयास रहा। तिलक, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं था। हम सारे दिन मदद का अनुभव महसूस कर रहे थे। योगी प्रफुल्लित स्वर में, ये हमसे ज़्यादा सृष्टि का सहयोग था। हम तो निमित्त मात्र थे।
अब आगे। योगी, जिस गांव की तुमने खबर सुनी थी, उस गांव में नकारात्मकता को रोकना है। इसके लिए तुम्हें गांव में जाकर समस्या को जानना होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो भी चीज़ें हम भौतिक रूप से देखते हैं वो परिणाम होते हैं। असल में ज़्यादातर समस्याएं मानसिक या अभौतिक होती हैं। तिलक, हम समझे नहीं। योगी, होने वाली घटना के निराकरण तक समझ जाओगे। तिलक ने धीरे धीरे आंखें खोली और पास रखी पोशाक को एक एक करके पहनना शुरू किया। काला पैंट, सफ़ेद टी शर्ट, कैप और दस्ताने लगी हुई, शॉक शूज, चेहरे और सिर पर सफ़ेद कपड़ा जिसमें माथे के स्थान पर दीपक की लौ की आकृति का मखमली लाल टीका, दोनों काली बॉर्डर के बीच में दिखती हुई आंखों की पहचान छुपाने के लिए नीले लेंस लगाने के बाद अंत में टी शर्ट में पीछे की ओर लटकी हुई कैप से अपने सिर को ढक लिया। प्रकाश रूपी योगी की ऊर्जा से योगिक स्वर तिलक तक पहुंचता है, जिसे केवल तिलक ही सुन सकता था। योगी, तिलक योगी के आगाज का अनुभव कल से सारी दुनिया करेगी।